अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क के सियासी कैनवस पे बहुत कुछ रूनुमा हो रहा है, लेकिन दिखाई ये देता है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। जो रवाबित हुए हैं या जो हकूमत की इत्तेहादी जमातों से गुफ्तगू हुई है, उसमें भी अभी पेशरफ जो है उस तरीके से नहीं हो पाई है। ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद की जो हंडिया है वो चढ़ी हुई है और उसके नीचे आंच जो है वो एक सिस्टम के तहत कभी ऊंची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है। तो ऊपर हंडिया में भी कभी उबाल आ जाता है और कभी वो धीमापन जो है वो हो जाता है। ये सियासी मामलात जो हैं ये इसी तरीके से क्या आगे बढ़ते रहेंगे और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो पाया तकमील को पहुँच पाएंगे। इसके साथ साथ जब साबक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जब रियासत का हाथ हुकूमत के सर पे हो तो फिर मामलात जो हैं वो टेलीफोन्स पर चलते हैं और तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस वक़्त कामयाब होती है जब ये सिलसिला जो है ये बंद हो जाए। ये एक वाज़िया तौर पर इशारा है उस जानिब जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब ये बात है कि मामलात जो हैं वो गैर जानिबदारी की तरफ चले गए हैं, मामलात जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं और अपोजिशन जो है उसमें जो एक यकलख जान पड़ी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको भी कुछ दिखाई देने लगा है। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो बातचीत से और दावों से आगे नहीं बढ़ पाई है और हुकूमत जो है जो कुछ उसके बस में है वो अपना सा किए चले जा रही है और ताज़ा तरीन जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा है। ज़ाहिर है इसके नतीजे में जो असरात मुरतब होंगे वो अपनी जगह, यकीनन ये बात दुरुस्त है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस की में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट भी होती है, कुछ तरीक़ाकार भी होता है। माजी में हमने ये बात देखी थी कि मईशत के हवाले से और ख़ारजा अमूर के हवाले से चीफ़ का इज़्तिराब भी सामने आ जाता था, तशवीश का इजहार भी हो जाता था और फिर तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनके बारे में हुकूमत को दरवाज़ों के पीछे और कभी बयानात की रोशनी में भी सामने आया जाता था। लेकिन अब हालात जिस कदर दिगर गूं हो चुके हैं, क्या तमाम लोग जो हैं वो अब इसके बारे में एक ऐसा रवैया रखते हैं कि जिसके अंदर से अवाम जो है और अवाम की तकलीफ़ जो है वो माइनस हो चुकी हुई है। और ज़ाहिर है कि जब हुकूमत की तब्दीली की बात की जाती है तो यकीनन सिस्टम जो है उसको ज़रूर चलना चाहिए, पार्लियामेंट को ज़रूर वक्त पूरा करना चाहिए। और देखने की बात यह है कि हुकूमत भी अगर 5 साल पूरे करती है और लेकिन उसके नताइज जो हैं वो किस नौइयत के हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने की है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे और सियासत और मईशत दोनों पर गहरी नज़र रखते हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है अब फिर एक खामोशी सी हो गई है। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन जो है उसने अब तक की जो मशक़ की है उस एक्सरसाइज के नतीजे में कामयाबी का एतमाद जो है वो नहीं हो पा रहा? शुक्रिया नदीम साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी हैरत कुन बात है वो ये है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, नून लीग हुई, MQM हुई, वो न सिर्फ हमसे बात कर रहे हैं बल्कि मना भी नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हम अपनी राब्ता कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी में यह बात रखेंगे। यानी कि हुकूमत की हलीफ जमातें भी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं और परेशानियां हैं। उस साथ साथ जहांगीर तरीन साहब के पास कहते हैं कि 15 से 20 या 22 MNA हैं, जो उनका जो ग्रुप है वो भी इत्मीनान नहीं है उसको भी PTI की तर्ज हुकूमत से। मैं ये समझता हूँ कि चंद दिनों में शायद ये हुकूमत के खिलाफ तहरीक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर पेश की जाएगी
जो उससे पहले जो डिस्कोर्स होता है, देखिए सबसे पहले, इससे पहले कि असेंबली का नहीं कॉन्फिडेंस मिफ्ता खत्म साहब, हो। मैं ज़रा आपको यहाँ पे रोकूं और ये सवाल पूछूं, क्योंकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई थी और आप पहली दफ़ा बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात कह रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में कौमी असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है। ये मेरे ख्याल से एक बात सामने आ चुकी है, जब मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम इतने दिमाग की तहरीक लाएंगे, तमाम लीडरान कह चुके हैं। जब हम दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं तो ये बात हो रही है। मेरी गुजारिश ये है कि एक पहले एक डिस्कोर्स होता है आम लोगों से, टीवी पे बात होती है, तो आप ये बात देखें कि ये बात तय है कि आम लोग अदम एतमाद कर चुके हैं इमरान खान साहब के ऊपर। अब सिर्फ इतनी बात रह गई है कि अवाम के नुमाइंदे कब करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि चंद रोज हैं, 2-3 हफ्ते के अंदर ये अदम एतमाद की मूवमेंट मेरे ख्याल से जो है वो असेंबली तक पहुंच जाएगी। ठीक। अब जनरल साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि शायद खकान अब्बासी साहब ये बात कह रहे हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हुकूमत के सर से हट जाए और टेलीफोन की सहूलत ख़त्म हो जाए तो फिर तहरीक अदम एतमाद में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप समझते हैं ये सहूलतकारी माजी में सेनेट के इंतखाबात इधर उधर ये हुई, और क्या इस बात में कोई सदाकत है, या आप ये समझते हैं कि हुकूमत के लिए मामलात संभालने जो हैं अब वाकई मुश्किल हो गए हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हम वक्त कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं कुछ अर्सा, और काफ़ी देर से वो सियासत के मैदान में हैं, तो उनसे बेहतर इन चीज़ों को शायद और कोई ना समझ सके। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। 91 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त जनरल वहीद काकड़ चीफ आर्मी स्टाफ थे। बड़ा वाज़ेह तमाम पार्टियों को कहा गया था कि आप अपना इलेक्शन लड़ें, हम बीच में कहीं कोई दखल अंदाजी किसी किस्म की नहीं होगी। ऐसी आधी रात के करीब जब इस पार्टी को डर पड़ा कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, तो बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त फोन करने शुरू कर दिए कि जी हमारे खिलाफ जा रहा है काम, हमारे खिलाफ वोट डाले जा रहे हैं, हमारे खिलाफ ये किया जा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ सरगर्म अमल है। और सुबह जब रिजल्ट आया तो पार्टी जीत रही थी। बेनजीर तो चुप कर गई, तो दूसरी पार्टी ने शुरू कर दिया कि भाई हमारे साथ ज्यादती होगी, बेनजीर को जिताया गया। बात करने की ये है कि इन सियासतदानों की बातों पर अगर आप जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई चीज तय हो नहीं सकती हमारे यहाँ। नंबर एक, ये जो कह रहे हैं टेलीफोन आएगा टेलीफोन जाएगा, कोई किसी को कह देगा किसी को नहीं कह देगा, भाई मैदान भी है, घोड़ा भी हाजिर है। जब तहरीक अदम एतमाद आएगी, हुकूमत सामने आएगी तो पता चल जाएगा इसमें। नंबर 3 चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वही है कि तहरीक अदम एतमाद जिस तरह फरमा रहे थे, रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वो ये बताइए कि तहरीक अदम एतमाद से जिस तरीके से इन्होंने जोशी जज्बे से शुरू वेलकम। जाहिर है उन्होंने ये बात तस्लीम की है। मैं उनसे इस पे बात करूंगा कि माजी में इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का क्या रवैया रहा था और अब वो वैसा रवैया क्यों नहीं है। लेकिन आपसे जो सवाल है वो ये है कि महंगाई है, बुरी गवर्नेंस है, उसके असरात जो हैं वो आम आदमी पर बड़े शद्दोमत के साथ पड़ रहे हैं, और वो तकलीफ़ में भी हैं, वो अजियत में भी हैं। लेकिन जो सियासी जमातों का एक बयानिया है, अवाम उसके पीछे निकलते हुए एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। क्या फिर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि चूँकि आजमाए हुए हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि ये चले जाएंगे वो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए, ये बात जो आपकी है, जो जनरल साहब की है, इस बात में वजन है कि अवाम अगर इमरान खान की हुकूमत में इतना परेशानी है, और जो हमको पता है कि 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा जो है वो खत गुर्बत के नीचे चले गए हैं, 1 करोड़ 30 लाख बच्चे खत गुर्बत के नीचे चले गए हैं, 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर तेज तरीन महंगाई हो रही है, आए दिन पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बेइंतहा तेजी से चढ़ रहा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे तेजी से चढ़ रहा है। इस किस्म की मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस इमरान खान की, और पंजाब में करप्शन की बाजार गर्म है, तो इसके बाद अवाम क्यों नहीं निकलती? एक तो उसकी अच्छी बात वो ये है, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं निकलती,
तो एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ये अरब ममालिक की तरह नहीं था, जैसे इजिप्ट के अंदर वो जो अरब स्प्रिंग आई थी, कि जहाँ 30-30 40-40 साल तक एक डिक्टेटर हुस्नी मुबारक या हाफिज उल असद वगैरह बैठे हुए थे। यहाँ पर फिर भी जमहूरियत इस किस्म की तो है कि मैं और आप बैठकर, जनरल साहब बैठ के टीवी पे बात कर सकते हैं। तो एक तो हम आवाम की स्टीम निकालते हैं। दूसरी ये कि आप जो भी पोल देख लें, कि आप देखें कि जो पीटीआई के लोग जो वोट कर रहे थे वो भी अब पीटीआई से मायूस हो गए हैं। तो अवाम मायूस जरूर हो चुकी है पीटीआई से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पीडीएम की बात दुरुस्त है जनरल साहब की, कि जब पीपल्स पार्टी चले गई थी और पीडीएम उस तरह कामयाब नहीं हो सकी जिस तरह हम सोच रहे थे। लेकिन आज पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि वो एक इंडिपेंडेंट जुलूस निकाले, लॉन्ग मार्च करे। हम भी 23 मार्च तक की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शायद उससे पहले अल्लाह ने चाहा तो वो हो जाएगा। तो हम साथ साथ दोनों चीजें कर रहे हैं, पब्लिक मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं और ये लीगल तरीके भी अपना रहे हैं। और मैं अब भी ये समझता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान के अंदर हमको सिर्फ कानूनी और आईनी तरीके से हुकूमत को बदलना चाहिए, धरने देकर और सड़कों के जोर से नहीं बदलना चाहिए। जब आइन के अंदर एक तरीकेकार है तो उसी को अपनाकर इंशाल्लाह आगे लेकर बढ़ना चाहिए। इसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब एक सवाल और है, फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगा, और वो ये है कि पहला अहम सवाल ये, आप चूँकि बहुत सारी अहम मीटिंग्स में मौजूद होते हैं, क्या आप लोगों को यकीन है कि आपने अददी अक्सरियत पूरी कर ली है? क्या आप लोगों ने ये बात तय कर ली है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो वज़ीर आज़म जो है वो फिर किस पार्टी से होगा? और क्या ये भी तय कर लिया गया है कि फौरी इंतखाबात होंगे कि पार्लियामेंट अपना दौरानिया पूरा करेगी? देखिए, आसान तरीन जवाब तो ये है नदीम भाई साहब इसका, कि कोई भी पार्टी इस वक्त पावर लेने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब को इस मैच पे ले आए हैं कि जो महंगाई है और जो आजकल जो फाइनेंशियल क्राइसिस में गवर्नमेंट है और जिस तरह के डॉलर बोरो करने पड़ रहे हैं, तो कोई भी पार्टी इस वक्त हुकूमत लेने के लिए भी तैयार नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बगैर इलेक्शन के। हम चाहते हैं कि इलेक्शन दो और कुछ मैंडेट हो तो फिर बात करें। लेकिन बहरहाल खान साहब को हटा के कुछ अरसे तक तो कुछ ना कुछ करना जरूरी होगा हुकूमत को, रियासत को चलाना जरूरी है। ये हम जब अददी जब 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 अददी बर्तरी हासिल होगी, उसी वक्त हम मेरे ख्याल से नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान में आज तक कभी अददी बर्तरी के बावजूद भी कभी अपोजिशन इस चीज में कामयाब नहीं हुई है। और अभी तो कुछ मरहाइल रह गए हैं, और अभी मतलब पीटीआई भी जाहिर है कि वो हलीफ जमातों से मिल रही है। खान साहब, मैंने सुना है कि वो जा भी रहे हैं वो परवेज इलाही साहब के पास। वो कुछ लोगों को मराद भी देंगे, पैसे भी देंगे, कुछ एफआईए भी इस्तेमाल करेंगे, आईपी भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी जी, अच्छा, ठीक है। अब जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, वो सवाल मैं आपसे अब पूछना चाह रहा हूँ कि मईशत के ऊपर आपको याद होगा कि आर्मी चीफ का तशवीश का इजहार हुआ था। अब जो मईशत है, क्या ये काबिल तशवीश नहीं है, काबिल गौर नहीं है? ये सूरत हाल तहफ़्फ़ुज़ात के काबिल नहीं है? तहफ़्फ़ुज़ात के काबिल अगर इतनी ज़्यादा होती तो आर्मी चीफ पब्लिकली बात करते। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि फ़ौज पाकिस्तान आज से नहीं, हमेशा से अपनी जो भी उनके एनालिसिस होता है मुल्क के बारे में, मुल्क की हालात के बारे में, वो उस वक्त की हुकूमत को पहुंचाते रहते हैं। और हुकूमत उनसे आगाह रहती है कि आर्मी किस तरीके से सोच रही है, उनके ख्याल में क्या चीज़ है, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, या और भी जो मुल्की मसाइल हैं। तो फौज बहैसियत है एक इदारे के, चूँकि हुकूमत के मातहत है और एक तरीक़ाकार है फौज में, वो पहुँचाती रहती है, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों। ये मैं जानता हूँ कि इन सबको अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाते रहते। पब्लिकली तब आते हैं जब हालात समझा जाता है कि इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब पब्लिक को यह आगाह करना ज़रूरी हो गया है। देखिए, हम बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात मानने से इनकारी हैं कि इस हुकूमत में बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं। अब देखिए, मैं इस अपोजिशन से, मिफ्ताह साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा, जब पाकिस्तान कोविड के शिकार था, मैंने किसी अपोजिशन लीडर को पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के बारे में
पाकिस्तान की जो हेल्थ सिस्टम को बेहतरी करनी है उसके बारे में, जो हमारे मसाइल है उसके बारे में मैंने किसी को इनसे बात करते सुना नहीं। खैर ये बात करें भी कैसे, क्योंकि हमारी जब सीनियर लीडरशिप बीमार होती है तो मुल्क में अपने जुकाम का इलाज कराने पसंद नहीं करती। नंबर 2, अब मुझे ये बताइए कि आज तक जितने हमारे सियासी रहनुमा हैं इनमें से किसी ने पाकिस्तान के तालीम के बारे में बात की है कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में खराबियां क्या हैं, इसको दूर करने के लिए इनके पास क्या फार्मूले हैं, क्या उन्हें लेके आएंगे। नंबर 3, जब इकोनॉमी की बात की जाती है तो मुझे ये बताएंगे कि इकोनॉमी कैसे बेहतर करेंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इतनी नैरो बेस्ड हैं ओवर द इयर्स, इफ्तार साहब इससे मुझे बहुत बेहतर बता सकते हैं इसको। हम टेक्सटाइल, आजकल चूंकि टेक्सटाइल में पाकिस्तान को एक नहीं जनरल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि देखें जो मईशत का मामला है, अगर आप 3.5 साल पहले पे चले जाते हैं और उसका आज की सूरत हाल से कंपैरिजन करते हैं तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी डिक्लाइन आई है कि जाहिर है कि सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस को ही ले लें, उस वक़्त भी कीमतें बढ़ती थी, चीज़ों को मैनेज किया जाता था, सब्सिडीज़ दे के पेट्रोलियम प्राइसेस को कम रखा जाता था। अब तो हर चीज़ जो है वो ऐसे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हालात ऐसे हैं, हालात बेहतर नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए गुज़श्ता हुकूमतों ने क्या किया है। आप मिफ्ताह साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमने डॉलर प्राइस को एक जगह पे रखने के लिए 20 अरब डॉलर हमने कर्जे लिए, उसके लिए वो इस हुकूमत ने वापस किए। जो इसहाक डार साहब जो हमारे वजीर खजाना रहे हैं, वो फिगर फजिंग की वजह से 7 लाख डॉलर उनको जुर्माना हुआ। वो नदीम भाई देखें, डार साहब के पहले 3 सालों में हमारा रेवेन्यू 60% बढ़ा और टैक्स रेवेन्यू, और 5 सालों में हमारा रेवेन्यू हम डबल करके गए थे। और जो हमारी एबिलिटी टू सर्विस हमारी डेट थी वो बहुत ज्यादा छोड़ के गए थे कंपेयर टू जब हमने हुकूमत ली थी। ये बात स्टेटिस्टिक्स की रिकॉर्ड की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात आप जब करते हैं कि डार साहब ने एक करेंसी को फिक्स रखा और उस पर आपने कह रहे हैं कि अगर आपने डॉलर मार्केट में डाले हैं, तो देखिए एक तरीका ये भी होता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी आप डॉलर को, इस रुपए को स्टेबलाइज करते हैं, जो इस हुकूमत ने किया। और जब इन्होंने 13% इंटरेस्ट करा तो पूरी मईशत को बिठा दिया, मईशत नेगेटिव ग्रो में हुई है। 50 साल बाद पहली मरतबा मईशत नेगेटिव ग्रो हुई। आपके 1500 अरब से बढ़ के 3000 अरब रुपया आपका सालाना आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, और आज तक वो इंटरेस्ट आपका 3000 अरब रुपया है। तो उस पर कितना नुकसान हुआ है वो आप देख लीजिए। तो अगर आपने मिसाल के तौर पर चीजें कुछ ना कुछ गंदम हुआ, दीगर चीजें हुई, अगर आपने लोगों की पहुंच में रखनी है तो कुछ ना कुछ आपको एक्सचेंज रेट पॉलिसी होती है। पूरी दुनिया में इंटरवेंशन भी होती है, और जो पीटीआई ने जो करा है डायरेक्ट इंटरवेंशन के अलावा इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, वो भी होती है। लेकिन आप देख लें कि कॉस्ट किसकी ज्यादा है। अगर आप एक तरफ की कॉस्ट देख रहे हैं तो दूसरी तरफ की भी कॉस्ट देख लें कि 1500 अरब रुपए का सालाना टीका लग रहा है पीटीआई की मैनेजमेंट से। लेकिन इसकी बात छोड़ दें, जो जनरल साहब ने जो दूसरी बात करी, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात थी, कि भाई हम इन दी एंड सिर्फ सियासत के अंदर सियासी बहस करने तो नहीं आए ना, हमको कहीं ना कहीं तालीम को बेहतर करना होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ को बेहतर करना होगा, दीगर चीजों को बेहतर करना होगा। और इसको आप देख लीजिए कि आप शहबाज शरीफ के ज़माने में पंजाब को देख लीजिए, जहाँ पे गरीब लोगों को मुफ्त में अद्वियात मिलती थी और आज नहीं मिल रही। जनरल साहब गालिबन लाहौर में रहते हैं, तो जनरल साहब को आज पता है कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर किस किस्म की मैनेजमेंट उस्मान बुज़दार साहब कर रहे हैं। उनको पता है कि करप्शन का क्या हाल है। क्या शहबाज शरीफ के ज़माने में थाने बिकते थे? क्या शहबाज शरीफ के ज़माने में डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर्स की आसामियाँ बिकती थी? क्या आज वो नहीं बिक रही हैं? क्या ये पूरे पाकिस्तान में करप्शन सब क्या बढ़ नहीं गई है इमरान खान के आने की वजह से? क्या 140 नंबर पे हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे नहीं चले गए? तो ये चीजों को हमको मद्देनजर रखना होगा। सच्ची बात ये है, देखें, और मैं किसी के दिलों का हाल नहीं जानता हूं, लेकिन क्या ये बात तय नहीं है कि खान साहब की हुकूमत कम से कम रीसेंट मेमोरी में सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है? कि एक हफ्ते के अंदर, जिस हफ्ते में आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, उसी हफ्ते में आप फर्नेस ऑयल एक और कंपनी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप सस्ता एक्सपोर्ट कर रहे थे और महंगा इंपोर्ट कर रहे थे। आपने क्या ये नहीं करा है कि 48 रुपए की चीनी एक्सपोर्ट करी और 96 रुपए की वापस मंगवाई है 3 महीने के अंदर अंदर?
क्या हम वीट का एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे? उन्होंने वीट को पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट शुरू करवा दिया। पिछले साल पाकिस्तान के अंदर यूरिया एक्सेस था, यूरिया की कंपनियां बोल रही थी कि हमको एक्सपोर्ट की इजाजत दो, आपने नहीं दी। फिर आपने 1,40,000 टन स्मगल होने दिया ईरान और अफगानिस्तान के अंदर यूरिया पाकिस्तान से। तो ये क्या हुकूमत की फिर वो बेवकूफ़ी या नहीं ना है। है? अब इसमें मिफ्ता साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त ज़रा महदूद हो रहा है, ये ज़रा फरमा दीजिए कि आप कह रहे हैं कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, आप तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। चलिए एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कामयाब हो जाती है, ऑप्शंस क्या हैं फिर जो आएगा उसके पास? मेरे ख्याल से जब वो आएगा तो वो डिसाइड करेगा कौन आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी जो सियासी जमात होगी वो बगैर इलेक्शन के और 5 साल के मैंडेट के इस वक्त हुकूमत लेना उसके लिए मुज़िर होगा। तो शायद ये है कि अगर अदम एतमाद आ जाता है, और मासिवा इसके कि पीटीआई का रंप जो नहीं है नहीं या नहीं पीटीआई नहीं, का मिफ्ता साहब, आप तहरीक अदम एतमाद की यहाँ पे नफ़ी कर रहे हैं। आप तो एक टेक्नोक्रेट साइड की फिर बात कर रहे हैं कि सियासी जमात तो नहीं संभालेगी, फिर कोई और संभालेगा, फिर कोई और नहीं, 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 मैं सर नहीं नदीम भाई, मेरी मेरी बात थोड़ी सी मुकम्मल होने हाँ दें। अगर मैंने गलत बात कर ली तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि बगैर मैंडेट के, बगैर इलेक्शन के 5 साल के वो पार्टी को ले, हुकूमत को ले। तो वो जो भी हुकूमत आएगी वो शायद जल्दी ही इलेक्शन में चले जाए। मतलब अच्छा कोई भी आ सकता है 15 दिन, महीने दिन, 2 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन जो है उसकी प्रिपरेशन करके इलेक्शन में चले जाएगी। मेरा नहीं ख्याल है कि कम से कम मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहेगी कि बगैर इलेक्शंस के हम किसी भी लंबे अरसे तक हुकूमत करें। करें, ये ठीक मेरा है। ये ख्याल है। जनरल साहब, आपको लगता है तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी, या ये जो हांडी चढ़ी हुई है उसके नीचे जो चूल्हे का बटन जिसने तेज़ और आहिस्ता करना है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म उधर ही है? देखिए, एक अपोजिशन है, हांडी चढ़ाई हुई है, इनके पास आग गिलाने की लकड़ी कोई नहीं है। मसला इनका ये है। ये तहरीक एतमाद जब आएगी, नोट कर ले मेरी बात, ये जब आप आएगी ये तो फिर आप देखेंगे। लकड़ी के फिर चक्कर मैं में आपके बड़ी साथ बात मिफ्ता वाजे साहब कर को गए राफ हैं करूंगा। फिर मैं जनरल साहब। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन, मैं ऐसा करूँ, जब जी जब आएगी, नोट कर लीजिए, जब ये तहरीक एतमाद आएगी फिर हम देखेंगे, फिर आप प्रोग्राम कीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। कोई इशू ये है कि तहरीक एतमाद का अपोजिशन की जो सक्सेस है वो हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे। सक्सेस ये है कि अपोजिशन एक ऐसा नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गई है, डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस जो इनके आपस में हैं, जिसने हुकूमत को एक बैकफुट पर डाला हुआ है और प्रोग्रेसिव हुकूमत को पीछे पुश करते जा रहे हैं। हुकूमत के पास अल्टरनेटिव देने के लिए जो नैरेटिव है वो हुकूमत के पास, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मसाल बनता जा रहा है। ये एक्चुअली इनकी जो कामयाबी है वो ये है, इस पे ये बात नहीं कर रहे। और ये तहरीक अदम एतमाद जब आएगी तब देखेंगे, ये बात नोट कर ले मेरी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको तहरीक अदम एतमाद की आमद पर जो है वो शक है? जी, बेइंतहा। और आपका वो जो शक है, अगर मैं ये पूछूं कि कोई एक नुक्ता जिसकी जो आप समझते हैं बड़ा मौसर है उसको सपोर्ट करने के लिए? ये मेरे भाई मिफ्ता साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि कोई ये इस वक्त ढोल अपने गले में बांधने को तैयार नहीं है। अगले इलेक्शन में जाने से क्लियर ये भी पता होना चाहिए, पीटीआई फिर हवा में नहीं चली जाएगी। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है कि कामयाब होता है, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल एचेस भी हैं इसके मौजूद में। वो ये बात नहीं कर रहे कि क्या वो कामयाब हो भी सकेगी। क्या तो रहे कि 15 उनके बदन के साथ आ जाएंगे, क्या उनको वोट देने की इजाजत होगी? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन में किसी एक पार्टी का आदमी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। तो इतना आसान नहीं है, ये सारे गेम समझ जी रहे हैं। मिफ्ता साहब, मेरे पास आखिरी कामयाब 1 मिनट है। जनरल साहब तो कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, जब आएगी तब देख भी लेंगे। मैं नहीं हुकूमत मैंने देखेगी कभी भाई। जनरल साहब की बात 100% सही है। नो कॉन्फिडेंस सिटिंग हुकूमत के खिलाफ करना आसान नहीं होता है, लेकिन सवाल ये है ना कि इमरान खान साहब ने जितने वादे किए थे उनमें से कोई एक वादा पूरा किया है क्या? एक हुकूमत की गवर्नेंस को बेहतरी करी है? खान साहब ने कहा था टैक्स रिफॉर्म कराया, किया? खान साहब ने कहा था कि मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा, क्या एमनेस्टी खान साहब ने पाकिस्तान में सबसे बड़ी नहीं थी? खान साहब ने कहा था मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनाई? खान साहब ने कहा था मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे? खान साहब ने नहीं कहा मिफ्ता साहब, ये सब चीज़ें नहीं हुई।
सवाल वही है, तहरीक अदम एतमाद। भाई सवाल ये है कि जो खान साहब का टिकट